कदम धन की ओर। जी बिजनेस और धन का खास इनिशिएटिव, जिसका मकसद है इन्वेस्टर्स को अवेयर कर उन्हें सही निवेश के लिए प्रेरित करना। अहमदाबाद में हुए शानदार इवेंट के बाद मौका था दिल वालों की दिल्ली के निवेशकों से रूबरू होने का। इवेंट का हिस्सा बनने के लिए लगी ये लंबी कतारें इस मुहिम के प्रति लोगों के भरोसे को साफ दिखाती हैं। इस इनिशिएटिव का मकसद है नए और अनुभवी निवेशकों को इंस्पायर करना, जिससे वो समझदारी से फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें, अपने पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकें और धन ऐप के माध्यम से ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकें। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी के सीईओ आशीष सोमैया, जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट अजय बग्गा और धन के फाउंडर एंड सीओओ जयप्रकाश गुप्ता ने लैंप लाइटिंग के साथ इवेंट की शुरुआत की। इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में धन के रोल को समझाने के लिए धन के जनरल मैनेजर श्रद्धा जोशी, धन के फाउंडर और सीईओ प्रवीण जाधव और ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर नमन शर्मा ने एक कंबाइंड प्रेजेंटेशन के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। इसके बाद शुरुआत हुई एक मच एंटिसिपेटेड पैनल डिस्कशन की, म्यूचुअल फंड छोटी शुरुआत बड़ा धन, जिसमें व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी के सीईओ आशीष सोमैया और धन के फाउंडर एंड सीओओ जयप्रकाश गुप्ता ने लोगों को निवेश की बारीकियां समझाई और लोगों को इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए प्रेरित किया। आपको क्या लगता है कि अगर छोटे शुरुआत से बड़ा वेल्थ क्रिएशन करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टाइमिंग, सही फंड का चुनाव या फिर इन्वेस्टर का पर्टिकुलर बिहेवियर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टार्ट करना, क्योंकि मैंने देखा है कि सब लोग बहुत समय लगाते हैं। मतलब जैसे 2-3 मिथ्स हैं या 2-3 मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे पहला मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भाई निवेश शुरू करने के लिए पहले बहुत पैसा लगता है। वैसे अभी आप जानते हैं कि जैसे हमारे रेगुलेटर है, इन्होंने छोटी सिप की शुरुआत की है। तो रेगुलेटर कहता है कि भाई 250 रुपये की SIP। सो पॉइंट ये है कि भाई छोटा बड़ा इसका कोई डेफिनेशन या परिभाषा है नहीं एक्चुअली। दूसरा चीज़ मैंने ये देखा है कि भाई मिनिमम तो 100 है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम मिनिमम 100 का नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लखपति हैं। मैं ऐसे कई लोगों को मिलता हूँ जो पता नहीं 10, 20, 15 साल पहले 2000 रुपये का SIP स्टार्ट किया है, अभी भी वही 2000 रुपये का SIP चल रहा है। करेक्ट? तो स्टार्ट करना इम्पॉर्टेंट है, कंटिन्यू डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है और सही मात्रा में निवेश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम बात इसकी कर रहे हैं कि एक छोटा सा अमाउंट और इससे एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन, ऐसे में आपके जैसा प्लेटफॉर्म किस तरीके से मददगार हो सकता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हमें समझना ये ज़रूरी है। जैसे पहले शो की शुरुआत से पहले हम सुन रहे थे कि यहाँ पे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और उन्हें पता ही नहीं था कि वो सर्टिफिकेट उनके पास है। अचानक से रियलाइज़ हुआ और उन्हें पता चला वेल्थ क्रिएट हो गया है। सो हम उस ज़माने से आज इस ज़माने में है जहाँ पे एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो लोगों को हर चीज़ जल्द चाहिए। ओके, चाहे वो अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस लें या क्या मुझे इन्वेस्ट करना है इस पे ध्यान दें। अब वो टाइम चेंज हो गया। अगर आप जेनजीज़ की बात करें या मिलेनियल्स की बात करें, वो चाहते हैं कि दे वांट टू हैव अ कंट्रोल ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स, कंट्रोल ऑफ देयर मनी। सो ऐप या धन का ऐप जो उन्हें हेल्प करता है कि मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपके ऐप में दे रहा हूँ। सो आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपना डिसीजंस कंट्रोल कर सकते हो। अगर मुझे SIP करना है तो आज मुझे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है कि कोई एडवाइज़र मुझे बताए कि मैं 1000 रुपये की SIP करूँ या 500 रुपये की SIP करूँ। द सेम थिंग वर्क्स फॉर इंश्योरेंस एज वेल, कि हम इंश्योरेंस करते हैं 10 साल पहले जब मेरी X इनकम होती थी या एक सैलरी होता था। आज मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, इस लाइफस्टाइल के हिसाब से मैं इंश्योर्ड हूँ कि नहीं। तो सेम थिंग अप्लाइज ऑन योर इन्वेस्टिंग, और ऐप आपको उस जर्नी में मदद करता है कि आप जो स्कीम सेलेक्ट करना चाहते हो उस स्कीम के बारे में जो जानकारी है वो हो सकता है आपका एडवाइज़र जो आपको एडवाइस दे रहा हो वो 2 महीने पुराना हो। सो वो आज के जनरेशन के लिए और आज के टाइम के हिसाब से वो बिल्कुल एप्ट है। बिल्कुल। लेकिन सर, पेशेंस की बात उन्होंने भी कही और मैंने भी आपसे पूछा कि टाइम इंपॉर्टेंट है, सही फंड का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो इन्वेस्टर है उसका पेशेंस लेवल क्या है। स्पेशली अगर आप SIP से वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो पेशेंस एक बहुत बड़ा
गेम प्ले करता है। आज के टाइम पे जब लोगों के पास पेशेंस नहीं है, आज के टाइम पे जब बहुत सारे फिनटेक उनके पास प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध है जहाँ पर वो आराम से जब चाहे तब अपने फंड्स चेंज कर सकते हैं या फिर उससे एग्जिट कर सकते हैं, ऐसे में ऐसे इन्वेस्टर्स को आप क्या समझाना चाहेंगे? बहुत मुश्किल है एक्चुअली, क्योंकि बटन दबा के अंदर आ जाते हैं, बटन दबा के बाहर भी जा सकते हैं। Exactly. सो बट थी क्या है कि एट द सेम टाइम ये फैसिलिटी और कन्वीनियंस चाहिए भी, राइट? तो फैसिलिटी और कन्वीनियंस और न्यू एज के साथ कन्वीनियंस ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग आसान है, एग्जीक्यूट करना आसान है, और एट द सेम टाइम इम्पल्सिव डिसीजन लेना भी एक इसका दिक्कत है। लेकिन अपने आप को डिसीजन लेने से या कंक्लूजन पे जंप करने से प्रिवेंट करिए। तो आप एक इस तरीके का आप हैबिट बनाइए किसी तरीके से कि भाई मैं मार्केट को, म्यूचुअल फंड्स को, अपने इन्वेस्टमेंट को एज ए कॉनॉइसियर या एज ए इन्वेस्टमेंट प्रेमी मैं इसको देखता रोज हूँ, हाँ, लेकिन मैं और स्कोर भी रोज देखता हूँ, लेकिन रोज विनर और लूज़र कंक्लूड करना ठीक नहीं रहेगा। सर क्योंकि जैसा जब भी हम बात करते हैं फिनटेक प्लेटफॉर्म्स की, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि दो तरीके के इन्वेस्टर्स वहाँ पर होते हैं। पहला वो जो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करता है, और एसआईपी इन्वेस्टर्स को यूजुअली ये माना जाता है कि वो वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, इतना कम से कम उसके लिए मान के चला जाता है। दूसरे होते हैं एफएनओ, उनके अंदर पेशेंस नहीं लेकिन पैसा जल्दी बनाने की ललक होती है। अब एक प्लेटफॉर्म के लिए ये कितना मुश्किल होता है सेम टाइम पे दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी वाले इन्वेस्टर्स को टैकल कर पाना। अगर हम प्लेटफॉर्म हैं तो मेरे लिए दोनों कैटेगरी के ऑडियंस को सर्व करना है। ओके, जस्ट लाइक कि अगर हम रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो रेस्टोरेंट में बुफे भी होता है और वहाँ अला कार्ट मेन्यू भी होता है, तो जिसको जो पसंद है वो प्लेटफॉर्म पे आके ढूंढे। सेकंड, जहाँ पे इन्वेस्टिंग की बात आती है, मुझे वो सारी चीज़ें उसको देनी है विच कैन हेल्प हिम इन टेकिंग डिसीशंस कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो इट्स अबाउट आपको दोनों पर्सोनाज अंडरस्टैंड करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है हर किसी के मन में यहाँ पर होगी, कहाँ निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, कब निवेश करना है, इसकी सब बात करते हैं, लेकिन एग्जिट की बात बहुत कम होती है। आपने गोल अचीव कर लिया, टारगेट आपने अचीव किया नहीं किया, लेकिन अगर आपको लगता है कि अब आपको इस फंड से एग्जिट करना चाहिए तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए? लेकिन इसी एग्जिट में ऐसा है कि देखिए, आप हमारे मार्केट का ना, बहुत बार लोग स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री 1979 से स्टार्ट करते हैं। मेरे को लगता है 1992 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन, ये सब स्टार्ट हुआ। सो वी आर ब्लेस्ड टू बी इन अ मार्केट जहाँ पे 92 से लेके अभी तक तो सेंसेक्स की ही कंपाउंडिंग 14% के आसपास है, करेक्ट? तो अगर आप देखोगे कि लंबे अरसे का, जैसे इंग्लिश में और जैसे साइकोलॉजी में एक फ्रेज है विच इज़ कॉल्ड बेस रेट। तो बेस रेट का ये मतलब है कि भाई लंबे अरसे में इंडेक्स 14% कंपाउंडेड दिया है। अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो 15, 16, 17, 18 कुछ उससे ज़्यादा बना है। और ये मैं बोलूँगा कि औसतन 14%, क्योंकि क्या है, अच्छे समय में तो 3 साल में मार्केट पैसा डबल कर देता है, ख़राब समय में 7-8 लगाता है। औसतन हर 5 साल में तो मार्केट ही पैसा डबल कर देता है। औसतन अच्छे म्यूचुअल फंड भी 4-5 साल में पैसा डबल कर देते हैं। तो आपने बोला एग्जिट कब करना चाहिए, या पूरा एग्जिट तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा पैसा कम करके सेव कर लो, कब करना चाहिए? देखिए, जब बहुत कम समय में आप सोचते थे उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न बन जाए, जब आपको लगने लगे कि अभी अपुनिज भगवान है, उस टाइम पे थोड़ा आपको। लेकिन ये ग्रीड एंड फेयर का भी कम होता है क्या? होता क्या है कि अभी मतलब 26,000 निफ्टी था ना सितंबर में, तो 26,000 निफ्टी था तो लोग लाइन में खड़े रह के 60-60, 70-70 लाख SIP लग रहा था महीने का। जब 21,000 निफ्टी हुआ तो अनिल सर ने हमको टीवी पे बुला लिया, बोले SIP बंद क्यों हो रहा है? अभी क्या जवाब देंगे? 26,000 में सब लाइन पे खड़ा रह के SIP कर रहे हैं, 21,000 में बंद कर दिया, तो हम सर को क्या जवाब देंगे? इतना डिफिकल्ट सवाल पूछते हैं सर हम लोग को बुला के, क्या जवाब देंगे इसका? बोले सर यही सब अदर्स है, अभी क्या कर सकते हैं? सो डोंट बी इन द अदर्स, दैट इज द मेन पॉइंट। थैंक यू सो मच आशीष सर आपको, और थैंक यू सो मच जय सर आपको भी। इस इंसाइटफुल पैनल के बाद वक्त था दिल्ली इवेंट के मेन अट्रैक्शन का, बदलते बाजार में कैसे बनाएं बड़ा धन का सेशन, जिसमें जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट अजय बग्गा और धन के फाउंडर एंड COO जयप्रकाश गुप्ता ने
मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच निवेश की बारीकियों पर गुरु मंत्र दिए। पैनल डिस्कशन के बाद हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट्स ने इवेंट में आए लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। तो बेसिकली आप हमेशा कहते हैं मार्केट से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, इसके साथ दोस्ती निभा के रखो, ये बड़ा फायदा देगा, साथ चलो इसके। अब जब इतना मार्केट बदलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, आप तब भी मोटिवेट रहते हैं, लेकिन बाकी लोग कैसे मोटिवेट हो, कैसे दोस्ती बना के रखें? देखिए, बाजार में सिंपल सी चीज़ ये है कि कुछ कुछ चीज़ें हमें लाइफ में एडजस्ट कर लेनी चाहिए, और जब हम वो कर लेते हैं तो हमें फिर है ना बाजार के उतार चढ़ाव से डर नहीं लगता। कई लोग वैसे आपने पूछ लिया, नहीं तो लोग मुझे आमतौर पर जब सवाल जवाब का सेशन होता तो ये पूछते हैं कि सर आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट 300-500 नीचे है। मैंने कहा देखो मुझे डर लगता है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लगता है, मुझे डर सिर्फ एक बात से लगता है, कहीं बाजार को ताला तो नहीं लग जाएगा, कहीं ये निफ्टी गिरते गिरते जीरो तो नहीं हो जाएगा। जब मुझे डर लगने लगता है मैं ऐसे ऐसे सवाल अपने आप से पूछता हूँ और उसका जवाब आता है ना। अगर पता है रोज़ 1000 पॉइंट नहीं गिरेगा, रोज़ गिरते गिरते आपका मतलब जिस स्पीड से 500 पॉइंट निफ्टी गिरता है, ऐसे तो 40-50 दिन में तो जीरो हो जाएगा, हो ही जाना चाहिए ना, राइट। इसलिए अपने आप से कुछ ऐसे सवाल पूछ लीजिए जो इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है, और वो आपको कॉन्फिडेंस दे देंगे कि यार ये टाइम भी निकल जाएगा। और कौन सा समय आपने बाजार में अच्छे से अच्छा नहीं देखा या ख़राब से ख़राब नहीं देखा, राइट। जिसने नहीं देखा है वो अब देख लेंगे, जो देख चुके हैं उन्हें पता है, राइट। भाई अगर आपने, कई बार लोग ये पिछले कुछ समय से यही बात करते थे, ये 2020 के बाद से तो जो आए अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना तो जानते हैं, बाहर कैसे निकलेंगे इसको पता नहीं। तो पहली बार चक्रव्यूह के 1-2 परत उन्होंने भी देख ली, सितंबर से लेके अप्रैल तक के माहौल में जो कुछ हुआ थोड़ा समझ गए। ऐसा भी होता है, ये मार्केट है, FD नहीं है, हर रोज़ बढ़ता नहीं घटता भी है। कई बार मार्केट आपको सिखा देगा, समझा देगा, नहीं तो अनुभव सिखाएगा आपको। सो मेरा ये समझना है, जब कभी बाजार से आपको ज़्यादा डर लगे, तो मैंने पिछली बार भी जब अप्रैल के पहले हफ्ते में मैंने कहा था, मुझे अच्छे से याद है, ये 6 या 7 तारीख की बगर साहब रिकॉर्डिंग है, मैंने कहा था कि मार्केट में आपको जिस चीज़ से डर लगता है उससे दूर हो जाइए। 3 महीने बाद वापस जब लोग आपको आस पड़ोस वाले बोले कहेंगे यार बाजार तो ठीक लग रहा है, बढ़ रहा है, क्या लेना है, तब समझ लेना कि मार्केट ठीक हो गया, तब वापस खोल लेना, और 3 महीने में सब ठीक हो जाएगा। 3 महीने में हो गया, देख लीजिए आप, ठीक ये आपके सामने 3 महीने से। दिस शैल टू पास, डरिए मत। वोलेटिलिटी को दोस्त समझिए तो फ़ायदा देगी, दुश्मन समझेंगे तो नुकसान होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी अजय सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि सर जैसा कह रहे हैं वैसे मोटिवेशन तो आता है, लेकिन बहुत सारे निवेशक हैं जो डरे रहते हैं, और डरे रहते हैं तो कभी इंटरेस्ट रेट को देख लीजिए, कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन आ जाती है, तो कभी हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन का अलग ही असर दिखने लगता है। ये तमाम जो अनिश्चितताएं आती रहती हैं, उसका असर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पे तो पड़ता है। ऐसे में उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? क्या डरने घबराने की ज़रूरत होती है या सर की तरह मोटिवेट रहने की ज़रूरत रहती है? तो देखिए, मैं ज्ञान देता नहीं हूँ, कभी मैं नॉलेज शेयर करने की कोशिश करता हूँ, और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग कहते हैं कि रिटेल मनी डम मनी है। एंड में सब तो पैसा बनाने की कोशिश ही कर रहे हैं ना, हम काम कर रहे हैं, वहाँ से सरप्लस निकालते हैं, बिजनेस या सैलरी, उस पैसे पे पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसको इन्वेस्टर बोलो, ट्रेडर बोलो, डम बोलो, स्मार्ट बोलो, बट आपको कॉन्फिडेंस रखना है और आपको फोकस करना है मेरा गोल क्या है। और गोल ऐसा नहीं है कि एक गोल है, 4-5 गोल होंगे। बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, अपना घर बनाना, अपना रिटायरमेंट फंड करना। मैं तो कह रहा हूँ अभी तो शुरुआत हुई है हमारी कहानी। आज हम कहाँ हैं? जो US 1985 में था GDP, जो जापान का GDP 93 में था, आज भी वही है। तो सोचिए, जापान जो कहते हैं ना मिस्ड डिकेड्स, 93 में 4 ट्रिलियन था, आज भी 4 ट्रिलियन है। US 1985 में 4 ट्रिलियन था, चाइना 2007 में था। हमारा जो अगला 20 साल आ रहा है, और 1:1 आप ले लो, 100% भी ले लो मार्केट कैप टू GDP, तो ये 5 ट्रिलियन का मार्केट आपका 20 ट्रिलियन होने वाला है। अब इसमें अहम बात क्या है? खर्चा रख लो, 2 साल का साइड में खर्चा रख लो, 6 महीने भी नहीं हम कहते,
इंश्योरेंस लेके रख लो, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, घर की इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद जो बच रहा है पैसा उसको निवेश करना है, जो और ऐसे निवेश करना है। अनिल जी ने बोला नींद आए रात को, ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ 100% डाल दो या कुछ, सोना भी खरीदना है, फिक्स इनकम भी खरीदना है, इक्विटी, बट इक्विटी खरीदना ही है। बहुत ही बेहतरीन सर, आपने मेरे सवाल का जवाब तो मतलब दिया ही, उसके अलावा जो आपने सारी बातें कही। अब क्योंकि आपके पास आती हूँ मैं, जैसा क्या होता है कि जब भी हमारे पास आपके जैसा धन जैसा अगर ऐप हो तो बड़ा इजी होता है कि हम इन्वेस्ट कर ले रहे हैं, हम तुरंत उसमें से एग्जिट भी कर ले रहे हैं और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी लेते हैं, फिर होल्डिंग में भी रख देते हैं कि कोई दूसरा हम ऐड कर लेंगे, जैसे हमारे पास पैसे आएंगे, सैलरी आएगी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है कि टेंडेंसी है सर, आप भी इस बात को मानते होंगे कि जितने भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर होते हैं। सबसे ज़्यादा फोमो उन्हीं को होता है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो तुरंत एक बटन दबाने की तो ज़रूरत है, बटन दबाया, तुरंत इन्वेस्टमेंट चेंज किया, उससे निकले, इधर चले गए और इस बात को भूल गए जो अनिल सर कहते रहते हैं कि डिप है तो खरीद लो, निकलो नहीं। क्या आपको लगता है कि ऐसी सारी सिचुएशन आपके ऐप पर और इस तरीके की चीज़ें आप देखते हैं? तो फर्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स कि हम इंडियंस आर एट अ वेरी स्वीट स्पॉट। मतलब नेक्स्ट 20 साल 30 साल सिर्फ हमारा ही है, एंड दैट वी हैव सीन टाइम एंड अगेन। यूएस में जो हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, उसके बावजूद राइट वी आर स्टिल वेरी, मतलब अभी भी हम स्टेबल इकोनॉमी है। तो पहला तो है हमें वो बिलीव करना है। सेकेंड है, अगर आप खुद पे बिलीव करते हो तो यू विल ऑलवेज फाइंड द न्यूअर वेज ऑफ इन्वेस्टिंग, न्यूअर वेज ऑफ एनालाइजिंग एंड बाइंग। तो वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और वी आर सो हैप्पी। मतलब जब हम सुन रहे थे कि लोगों की जर्नी के बारे में, और इस टाइम पे जब हम अपने ऐप पे हम कस्टमर को पहले रखते हैं, वी ऑलवेज हैव अ कस्टमर फर्स्ट अप्रोच, तो वो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम कुछ ऐसा चीज़ बना रहे हैं और सीखते हैं हमारे यूज़र्स से कि वो जो चाहते हैं वो हम अपने ऐप में लाएं। तो ऐप इज़ जस्ट अ मीडियम, राइट? व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू नीड टू बिलीव इन इंडिया स्टोरी। सर तो मेरा सवाल आपसे ये है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है फ्लोटिंग, लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, हज़ारों उसके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, चैट जीपीटी इधर उधर, और इस इन्फॉर्मेशन निकालने के चक्कर में ओवर एनालाइज कर लेते हैं, और ओवर एनालाइज करने के चक्कर में ही तो कहीं ऐसा नहीं कि वेल्थ क्रिएशन करने से चूक जाते हैं? देखिए, दोनों ही अंडर एनालिसिस और ओवर एनालिसिस दोनों ही रिस्क है। बिना सोचे समझे पैसा लगाना भी रिस्की है, तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर लगाएं। सी क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में एक गट फीलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब रहा सवाल, ओवर एनालिसिस वाले केसेस तो बहुत ही कम होते हैं वैसे आजकल, कोई इतनी मेहनत करना चाहिए। वो कहते हैं कि आज की तारीख में एवरेज इन्वेस्टर जो है ना, मतलब वो रिसर्च तो करना ही नहीं चाहता। मतलब इतनी मेहनत कौन करे? रिसर्च करना तो छोड़ो, वो तो खाली वो चाहता है भाई इतना बता दो मुझे क्या लेना है, क्या बेचना है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्टीमेटली सुनो सबकी, करो मन की, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका है, रिस्क आपकी है, प्रॉफिट आपका है। अच्छा सर, अक्सर हम देखते हैं कि आप एसेट एलोकेशन की बहुत बात करते हैं। अभी भी आपने ये तमाम बातों में एसेट एलोकेशन की भी बात की कि आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कीजिए, आप इंटरनेशनल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। अब जब वॉलेटाइल मार्केट होता है तो हम देखते हैं हर एक फंड मैनेजर का या फिर जो फाइनेंशियल प्लानर होते हैं उनका एक एडवाइस आपको होता है कि आप रीबैलेंस कीजिए, फिर से अपने पोर्टफोलियो को एसेट एलोकेशन कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं आपके लिए इसलिए जानना चाहूँगी कि क्या ये हर किसी के लिए ज़रूरी होता है कि हर किसी को ये लगने लगे कि अगर मार्केट वॉलेटाइल हो गया तो चलो जल्दी जल्दी अपना एसेट एलोकेशन करके इधर उधर कर लेते हैं, या फिर सर्टेन कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनके कुछ टारगेट होते हैं, उसके लिए वो बहुत ज़रूरी होता है कि उस समय वो सेक्टर गिर रहा है और आपने वहाँ इन्वेस्ट किया तो उससे निकल जाइए और जो अच्छा उस समय कर रहे हो उसमें चले जाइए। ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। तो कर्बी करके एक फाइनेंशियल एडवाइज़र थे 1960s 70s में, तो एक महिला थी, उनको वो एडवाइस करते थे ये खरीदना है वो बेचना है करके, ठीक है। तो महिला के जो हस्बैंड थे वो बहुत एक विख्यात लॉयर थे, तो हस्बैंड पास अवे किए, फिर उन्होंने उनका सेफ खोला, बहुत सारे शेयर थे, तो कर्बी के पास आई कि सर ये आप देख लेंगे। उन्होंने बोला ठीक है छोड़ दो। वीकेंड को वो देखने गए, देखा कि जो महिला को वो खरीदने को बोलते थे
वो लॉयर साहब $5,000 का खरीद लेते थे, बट बेचते कभी नहीं थे। तो ऐसे उन्होंने देखा उनका पोर्टफोलियो, कुछ तो 5,000 का ज़ीरो हो गया था, कुछ 5,000 का 1,000 2,000, अबाउट 10 शेयर हो गए थे 5,000 के $1,00,000 के, $100,000 के, और एक शेयर 5,000 का $8,00,000 हो गया था, वो महिला के पूरे पोर्टफोलियो से ज़्यादा। इसका निष्कर्ष क्या है कि हमें टाइम देना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसको बाय एंड होल्ड करना। सब बोलते हैं बाय एंड होल्ड नहीं है, ये मार्केट ये है, फ्लेक्सिबल, एजिलिटी, दिस दैट, वो तो ब्रोकर का जेब भरता है। और ये धन जैसे अधनी ब्रोकर हैं जो आपको वो भी नहीं चार्ज करते, वो बेचारे आपको मुफ्त में दे रहे हैं। आप अपने इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देना चाहोगे? क्या इस टाइम में एसआईपी को रोक देना, ये सोचकर कि मार्केट वॉलेटाइल है, पैसा मेरा जो मैं लगा रहा हूँ वो नुकसान में जा रहा है, ये सही रहता है, या फिर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके लिए भी कुछ आगे ऐसा, जैसा कि आपने ढेर सारे फीचर्स दिखाए कि आप लोग न्यूज़ तक दिखाते हो अपने धन ऐप में, तो आप कुछ ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाओगे, कुछ इस तरीके के फीचर्स भी ऐड करोगे जिसमें ये दिखाया जाए कि अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? राइट, सो हम चाहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर हो वो धन के प्लेटफॉर्म पे आए, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ आप यू शुड बी एन अवेयर इन्वेस्टर, मतलब वो जागरूक निवेशक जो एनएसई बोलता है, राइट। सो उसको अगर आप मान के चलते हो, राइट, सो वो बहुत क्रिटिकल है। देखिए, जब एसआईपी मार्केट गिरता है, एसआईपी में थोड़ा सा डिप आया, कि वो हमें ना बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है। से अब 2020 के बाद जो भी इंडिया में डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, उस डीमैट अकाउंट में 40% डीमैट अकाउंट ऐसे हैं जिनका एज 30 से नीचे है। ओके, सो इस एज ग्रुप में जब आप आते हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होते हो। ओके, और आपके पास जो कैपिटल होता है इन्वेस्ट करने का वो भी छोटा होता है, तो और आपके पास एक्सपीरियंस कम है। आपने शायद ये पहला डाउनटर्न का साइकिल देखा जो 8-9 महीने तक चला, तो इट्स क्वाइट नेचुरल कि यहाँ पे गिरावट आएगी तो आप पैनिक करोगे। ओके, और विथ मैच्योरिटी, विथ टाइम, कोई भी एक अगर अपना जर्नी शुरू करता है ना, तो वो शुरू में वो एक नोविस ही रहता है। एक साइकिल देखने के बाद उसमें मैच्योरिटी आती है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इन्होंने 2-3 साइकिल देखा हुआ है। ओके, तो इनके लिए वो ईजी रहता है कि कोई फॉल है तो मैं वहाँ पे एसआईपी बढ़ा दूँ, लेकिन somebody who is seeing this for the first time, वो क्वाइट नेचुरल है, नी जर्क रिएक्शन आएगा। जबकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लेस देन 40 ईयर्स है, 35 ईयर्स है। हम इंग्लिश स्पीकिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं, हमारे पास टेक डिविडेंड है, तो ये सब चीज़ें हमारे सब पास हैं। तो हमारे पास डेमोक्रेसी है, हमारे पास डिमांड है, हमारे पास डेमोग्राफिक्स है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको घबराने की क्या ज़रूरत है? जो एफआईआईज हमें छोड़ के गए हैं, दे इवेंचुअली हैव टू कम बैक, क्योंकि इतना स्टेबल मार्केट कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ के लिए आपको एक और डी की ज़रूरत है, वो धन।